हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग M2R 5 पॉइंट की MCQ क्लास को करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सभी लोगों को बता दूं कि जो ये क्लास है ओ लेवल के बच्चों के लिए है, जो लोग ओ लेवल का सेकंड पेपर देने जा रहे हैं, जो कि है वेब डिजाइनिंग। ठीक है, तो उन लोगों के लिए MCQ क्लास है। चलिए हम लोग MCQ क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, समय को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए। तो देखिए, पहला जो हमारा MCQ आया है वो कह रहा है इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा over the wires of a local telephone network is provided by। जो एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा प्रोवाइड करा जाता है, वो किसके द्वारा, इंटरनेट के में किसके द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन इस तरीके के हैं। पहला ऑप्शन डिजिटल लीज्ड। जो पहला ऑप्शन है वो डिजिटल लीज्ड है। अब डिजिटल लीज्ड के द्वारा करा जाता है, या डिजिटल सोर्स के द्वारा करा जाता है, या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा करा जाता है, डिजिटल इंटरनेट लाइन के द्वारा करा जाता है। तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि जो डिजिटल लीज्ड क्या होती है। जो ये डिजिटल लीज्ड है, ये क्या होती है। तो डिजिटल लीड्स जो है वो इंटरनेट एक कम्युनिकेशन चैनल पर काम करती है, जो दो या दो से वेबसाइट को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। फिर दूसरा आपका जो आ जाएगा डिजिटल सोर्स लाइन। तो डिजिटल सोर्स लाइन जो है, ये एक डिजिटल इंडिया के द्वारा कंपेन लॉन्च करा गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, सोशल लोगों के लिए, मतलब सामाजिक लोगों के लिए। ठीक। फिर थर्ड आता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है या नहीं है, तो देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा और भी आगे। फिर यह कह रहा है ये डिजिटल इंटरनेट लाइन है। ठीक है, तो जो ये हमारा पहला है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ये सी सही हो जाएगा, बाकी आपके गलत हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो आप एक जब भी टेलीफोन नेटवर्क पर टेलीफोन नेटवर्क के तार पर डिजिटल डेटा संचरित करके इंटरनेट उपयोग करते हैं। ठीक है, जब भी आप इंटरनेट के फाइल्स को टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर भेजते हैं तो उसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोला जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर्स इन डब्ल्यू इन्वायरमेंट। कि डब्ल्यू इन्वायरमेंट में नेटवर्क फाइल अंतरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। तो जो इसमें तीन ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है आईपी। डब्ल्यू वेबसाइट जो वर्ल्ड वाइड वेब है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इस वेबसाइट पर या इस वेब पर जो फाइल को ट्रांसफर किया जाता है उसमें किस प्रोटोकॉल का यूज करा जाता है। तो पहला प्रोटोकॉल हमारा आ जाता है आईपी। दूसरा प्रोटोकॉल हमारा आ जाता है HTTP। तीसरा प्रोटोकॉल हमारा जाता है SMTP। और चौथा प्रोटोकॉल हमारा जाता है POP3। ठीक है, अब देखिए इस वाले ऑप्शन में आईपी क्या करता है कि आईपी किसी भी प्रकार के डेटा को लाने ले जाने का काम तो नहीं करता है, लेकिन हाँ, आपके डिवाइस से इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए ये काफी हद तक काम करता है। ठीक, तो जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है HTTP। तो HTTP जो है, ये किसी भी प्रकार के डेटा को, मतलब इंटरनेट के एक्सेस में हेल्पफुल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आप सर्वर से आपके डिवाइस में या आपके ब्राउजर पर डेटा को लाने के लिए यूज होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मेल ट्रांसफर के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, चलिए अब पीओपी भी देख लेते हैं। पीओपी क्या है। तो पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और जो ये 3 है, ये 3 वर्जन होता है। इसका प्रयोग मेल सर्वर से ईमेल रिसीव करने के लिए करा जाता है। देखिए, आप एसएमटीपी के थ्रू मेल तो भेज देंगे। एसएमटीपी जो ये एसएमटीपी सर्वर है, इसके थ्रू आप मेल तो भेज सकते हैं, पर उसे प्राप्त जो
भेजेगा और जिसे प्राप्त करना है, उन दोनों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल को यूज करना पड़ता है। तो जो प्राप्त कर रहा होगा उसके लिए POP3 प्रोटोकॉल का यूज होगा। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि द इज फिलअप, ये थोड़ा फिलअप आगे यहाँ पे है, मिस प्रिंट हो गया है। इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर व्हेन ही विजिट अ वेबसाइट। जब भी एक वेबसाइट पर एक किसी भी वेबसाइट पर जाने पर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में क्या स्टोर हो जाता है? तो क्या स्टोर हो जाता है बताइए? कुकी स्टोर हो जाते हैं, बुकमार्क स्टोर हो जाते हैं, मेमोरी स्टोर हो जाती हैं, या इनमें से कुछ नहीं? तो इसमें आपका जो सही वाला आंसर है वो है कुकीज। जो आपके सॉरी जो आपका ये इसमें आंसर है वो आपका हो जाएगा ये थर्ड वाला। ठीक है। हम्म थर्ड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कुकीज। अब जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, मान लेते हैं आप किस सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर ही गए, तो उसके जो कुकीज हैं, और मैं कुकीज के बारे में बता दूं, कुकीज क्या होते हैं, ये एक वायरस टाइप के ही होते हैं या बग टाइप के होते हैं। अब आप वायरस सुनेंगे या बग सुनेंगे, तो देखिए वायरस और बग जरूरी नहीं आपके सिस्टम को हार्म करें। कुछ वायरस और बग ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अच्छा करते हैं, यानी डेवलप करते हैं, उसको इजीली एक्सेस बनाते हैं, इजीली एक्सेसिबल बनाते हैं आपके डिवाइस के लिए। ठीक, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। फिर दूसरे वाले में देख लेते हैं, इसमें कह रहा है बुकमार्क। नहीं, बुकमार्क तो नहीं होगा। बुकमार्क जब आप कभी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, उसे अपनी होम स्क्रीन पर बार बार जिस वेबसाइट को यूज करना होता है उसे अपनी होम स्क्रीन पर ऐड करने के लिए हम लोग बुकमार्क कर देते हैं। और कोई भी वेबसाइट मेमोरी में तो बिल्कुल भी स्टोर नहीं होती। मेमोरी में तो हम लोग डेटा को, टेम्परेरी या परमानेंट डेटा को ही स्टोर करते हैं। चलिए, मेमोरी की बात आई है तो हम लोग यहाँ मेमोरी की बात देख लेते हैं कि मेमोरी होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, किसी को कुछ आइडिया है? तो जिन लोगों ने पहला पेपर पढ़ा है उनको आइडिया होगा मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी बेटा दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब जो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, इस प्राइमरी मेमोरी में तीन प्रकार की मेमोरी आ जाती हैं। अब ये तीन प्रकार की मेमोरियां कौन कौन सी होती हैं? तो एक आपकी हो जाती है रैम, दूसरी रैम, और तीसरी कैशे मेमोरी। फिर जो सेकेंडरी मेमोरी आती है, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो सिस्टम में अलग से, जो सिस्टम का मतलब कंप्यूटर में अलग से लगाई जाए, उन्हें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कह देते हैं। अब उस सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक मेमोरी आ जाती है, पेन ड्राइव आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा है? इसमें इसमें सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा है? तो देखिए, आप लोगों ने लैन के बारे में पढ़ा होगा। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब कि सिर्फ एक छोटे स्तर पर कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए लैन का यूज करा जाता है। ठीक है, पर वहीं अगर मैन की बात करें तो इसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल देते हैं या मेन एरिया नेटवर्क भी बोल देते हैं। मतलब लैन छोटा, फिर मैन उससे बड़ा। ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, लैन सिर्फ आपका एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो गई, और मैन जो हो गया वो आपका एक पूरा डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर वैन जो होता है ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करने के लिए वैन का यूज करा जाता है। तो इसमें हमारे सारे ऑप्शन सही पे हैं, जैसा कि यहाँ डी वाला। तो हम लोग डी वाले पे टिक कर देते हैं। हाँ, ये हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर टू ज्वाइन द कंप्यूटर ने इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू अ।
इंटरनेट से ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर को किससे कनेक्ट होना चाहिए? इंटरनेट से अगर आपके कंप्यूटर को कनेक्ट होना है तो किससे, किस सोर्स से, किस सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए? तो आपको बता दूं, हम लोग अपने मोबाइल फोन को या अपने डेस्कटॉप को या अपने लैपटॉप को एक आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। आईएसपी आपका बेटा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है इंटरनेट सोर्स के जरिए, इंटरनेट सोर्स बोर्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। फिर दूसरा आपका हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो मैंने जैसा आपको बताया भी आईएसपी। जी, तो इस वाले में आपका बी आंसर सही है। तीसरा इंटरनेट सोसाइटी प्रोवाइडर, नहीं, ये गलत। और फिर डिफरेंट कंप्यूटर कह रहा है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमको और कंप्यूटर से कनेक्ट होना होगा। नहीं। पर हाँ, अगर आप एक कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो एक तरह का नेटवर्क बन जाएगा, हालांकि उसे इंटरनेट नहीं कहेंगे, पर एक तरीके का नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर इन इंटरनेट। इनमें से एक उपयोग किया जाने वाला एक लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। अब लेयर प्रोटोकॉल क्या होते हैं? ठीक, तो ये भी देख लेते हैं लेयर प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रिमोट प्रोसीजर कॉल, जो ये है एक रिमोट प्रोसीजर कॉल है, या इंटरनेट रिले चैट है, या रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल टी है, या लोकल प्रोसीजर कॉल है। तो देखिए जो ये प्रोटोकॉल है इसे हम इंटरनेट से नहीं कनेक्ट हो सकते हैं, और इससे हम लोग चैट भी नहीं कर सकते हैं रिले की। हाँ, लेकिन ये रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल टी जरूर है, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक। लोकल प्रोसीजर कॉल, लोकल प्रोसीजर कॉल का मतलब सिर्फ लोकल के एरिया में कॉल वॉल वगैरह करने के लिए, कुछ को कॉल करने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो ये वो नहीं है। ठीक है, हम लोग नीचे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है वॉट इज वॉट इज द वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग क्या है? अब आप सभी लोग इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वेब सर्फिंग के बारे में पता होना चाहिए, या जिन लोगों ने ओ लेवल का फर्स्ट पेपर दे रखा है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऐप है ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी, जो हमारा ऐप है उस पे बेटा हमारी में हम लोगों की पूरी क्लासेस, मेरी पूरी क्लासेस पड़ी हुई हैं M1R5.1 की और M2R5.1 की। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उस एप्लीकेशन से या यूट्यूब में जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। ठीक है, उस पूरी उस एक कोर्स की डिटेल्स दे रखी हैं, जिस किसी भी बच्चे को वो क्लासेस ज्वाइन करनी है बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को अपलोड करते वक्त आपको डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का या अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। और बेटा एमसीक्यू पढ़ने का असल मायने में तभी फायदा होता है जब आपने थ्योरी कर रखी होगी। अगर आपने थ्योरी कर रखी है तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई समस्या होगी नहीं, कुछ भी समस्या नहीं होगी। जैसे ही आप क्वेश्चन देंगे तुरंत टिक कर देंगे, जैसे ही क्वेश्चन आया आपके पास तुरंत टिक कर देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ वेब सर्फिंग के बारे में देख रहे थे। तो यहाँ कह रहा है वेब सर्फिंग का क्या अर्थ है। अब वेब सर्फिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना सेल वेब सर्फिंग में आ जाएगा, ईमेल को सेंड करना वेब सर्फिंग में आ जाएगा, एक्सप्लोरिंग द वेब ये वेब सर्फिंग में आ जाएगा। ठीक, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो जो मैं बता दूं, आपका वेब सर्फिंग होता है वो होता है आपके ब्राउजर पे। ब्राउजर का मतलब कि आपके क्रोम हो गया, गूगल, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इन पर जाकर किसी भी वेबसाइट को सर्च करना ही वेब सर्फिंग कहलाता है। तो जो आपका सी वाला आंसर है ये बिल्कुल सही होगा, बाकी ये आंसर आपके गलत होंगे। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है द टू बेसिक पार्ट ऑफ यूआरएल आर प्रोटोकॉल एंड फिलअप। कह रहा है यूआरएल के दो मूल भाग हैं, एक प्रोटोकॉल और दूसरा क्या, किसी भी यूआरएल, यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या कभी कभी या उसका ठीक है, कभी कभी क्या वैसे हम लोग लिंक बोल देते हैं, जनरली यूआरएल ना बोल के उसे लिंक बोल देते हैं। ठीक, तो जो आपका लिंक है उसी को हम लोग यूआरएल कह सकते हैं। ठीक, जिन लोगों को ना समझ में आ रहा हो कि यूआरएल क्या होता है तो उनका फुल फॉर्म मैं बता दूं कि यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, जिसको आप लोग लिंक भी बोलते हैं। अब उस लिंक के जो लिंक बनाया जाता है उसमें दो मूल भाग होते हैं, उसके दो मेन पार्ट होते हैं, मतलब दो बेसिक पार्ट होते हैं, मेन पार्ट होते हैं। अब उनमें जो पहला बेसिक पार्ट है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। जो पहला बेसिक पार्ट है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। पहला बेसिक पार्ट क्या है, वो है प्रोटोकॉल। और दूसरा जो मेन पार्ट है या दूसरा जो बेसिक पार्ट है वो क्या होता है, क्या वो डोमेन हो सकता है या एट द रेट हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका आंसर है वो ए वाला है। ये गलत है आंसर आपका। एट द रेट किसी भी प्रकार का कुछ कुछ नहीं, ये सिर्फ एक सिंबल है, दोनों नहीं हो सकते हैं, नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहां पे कह रहा है कि इफ, ध्यान से देखिएगा, यहां पे कह रहा है इफ सेंड ईमेल, इफ सेंड ईमेल इज नॉट इन सेंडर सेंट बॉक्स। अगर सेंड, यदि या अगर सेंड करी गई ईमेल सेंड सेंड जो जिसने भी सेंड किया है उसके सेंड बॉक्स में नहीं है, ठीक है, नॉर नॉर इन द इनबॉक्स ऑफ रिसीवर, और ना ही जो उस ईमेल को प्राप्त करेगा उसके इनबॉक्स में है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ईमेल को सेंड करता है, ठीक है, उसकी ईमेल, जैसे मैं हूं, मैंने एक ईमेल टाइप करी और किसी भी व्यक्ति को भेजना है, तो वो ईमेल मैं अपने आप टाइप करूंगा और उस किसी दूसरे के पते पे भेजूंगा, पर वो जो मैंने ईमेल बनाई है वो मेरे पास भी स्टोर होगी और सामने वाले के पास तो जाएगी ही जाएगी। तो हमारे पास जहां स्टोर होगी उस जगह को बोलते हैं सेंट बॉक्स, ठीक है, और जहां जिसको भेजा है उसके रिसीवर में, इनबॉक्स ऑफ रिसीवर में जाके वो शो होगी। पर अगर वो दोनों में से कहीं नहीं शो हो रही है, यहाँ पे कह रहा है वेयर इट विल बी, ठीक है, ये कि वो कहाँ पे है, तो इसका पता कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए नीचे ऑप्शन दे रखा है कि वो जो सेंट बॉक्स में भी नहीं दिख रही है और रिसीव बॉक्स में भी नहीं दिख रही है, तो वो कहाँ पे दिखेगी, तो वो बेटा दिखेगी आपकी इन ड्राफ्ट में, इन ड्राफ्ट में जहां से आप बना रहे होते हैं अपनी मेल को, जहां से मेल को बना रहे थे वो आपके ड्राफ्ट में दिखेगी, ना तो सेंट बॉक्स में दिखेगी, ये तो साफ साफ ही बोल रहा, ना तो आउट बॉक्स में दिखेगी। ठीक, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, नन ऑफ दिस। जब भी आप किसी को ईमेल भेजेंगे और आपने वो ईमेल भेज दी पर आपके सेंट बॉक्स में नहीं दिख रही है, ठीक है, सेंट बॉक्स में नहीं दिख रही है और जिसको भेजी है ना तो उसके पास पहुंची है, तो वो आपकी ईमेल ड्राफ्ट नाम का एक ऑप्शन होता है उसमें शो होने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज अ प्राइवेट की, प्राइवेट की क्या है। अब प्राइवेट की में ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए आप, इस प्राइवेट की में बताया जा रहा है कि नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए, अ की ऑन योर की चेन, एक ऐसी की जो आपकी की चेन का हिस्सा है। फिर बी में कह रहा है आ की गिवन टू द पब्लिक, एक ऐसी की जो पब्लिक को दी गई हो। फिर यहाँ पे सी वाले में कह रहा है आ की नॉट टू बी गिवन टू द पब्लिक, एक ऐसी की जो पब्लिक को नहीं दी गई है। एक, फिर डी वाले में कह रहा आ की दैट ओपन्स अ सीक्रेट डोर, एक ऐसी की जो एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है।
अब आप खुद सोचिए कि प्राइवेट की क्या होगी। अब उसके नाम में ही आ गया प्राइवेट, तो प्राइवेट क्या होगी, आप बता सकते हैं? तो देखिए, जो प्राइवेट की है वो ना ही तो हमारी की चेन में होगी, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत। की चेन का मतलब कई सारी कीज पड़ी हुई हैं, उसमें उन्हीं में से एक। फिर बी, बी वाले में कह रहा है आ की गिवन टू द पब्लिक। भाई जब हम किसी भी की को पब्लिकली दे देंगे, मान लिया आप अपने घर के ताले की चाबी को किसी भी व्यक्ति को दे देते हैं, तो वो प्राइवेट रही नहीं, वो तो सामाजिक हो गई। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। फिर सी कह रहा आ की नॉट टू बी गिवन टू द पब्लिक, एक ऐसी की जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामाजिक व्यक्ति को ना दी गई हो। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर डी में कह रहा है आ की दैट ओपन सीक्रेट डोर्स, नहीं, वो सीक्रेट की हो जाएगी, प्राइवेट की नहीं हो जाएगी। तो ये भी हो गया। चलिए हम लोग आगे भी देख लेते हैं। फिर यहां पे कह रहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस, एंटीवायरस के क्या बेनिफिट होते हैं। अब एंटीवायरस को समझने के लिए पहले तो हमको वायरस को समझना पड़ेगा, वायरसेस क्या होते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे मलेशियस सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को, जो आपके सिस्टम को, सिस्टम या किस डिवाइस को हार्म करें, उसे हम लोग वायरस बोलते हैं। अब सिस्टम को हार्म कौन कौन से कर सकते हैं वायरसेस, तो और किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ वायरसेस जो आपके सिस्टम को डैमेज कर दें, डैमेज का मेरा मतलब है आपके सिस्टम में आ जाएं और आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क को क्रैश कर दें, ठीक, तो उन्हें वायरस बोलते हैं। या कुछ ऐसे वायरस जो आपके कंप्यूटर में आके, कब आपके डेटा पे, जो कुछ भी डेटा आपके रखा हुआ है कंप्यूटर में, मान लिया वो फोटोज ही हैं या किसी प्रकार के फाइल्स ही हैं, उन पे कब्जा कर लें। वो दिखें तो हमें सामने रखी हुई कि ये फोटो पड़ी हुई है, ये फाइल पड़ी हुई है, पर जैसे उस पर क्लिक करें वो ओपन ना हो। ठीक, तो इस प्रकार के वायरस होते हैं जो आपके डेटा को हार्म करते हैं और आपके डिवाइस को हार्म करते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो आपके डेटा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्जे का मतलब उन्हें किडनैप कर लेते हैं। इसी तरीके से एक काफी फेमस वायरस है जिसका नाम है रैनसमवेयर वायरस। ठीक है, रैनसमवेयर वायरस क्या करता है, ये आपके डेटा को अपने पास में रख लेता है और फिर उस डेटा को ओपन करने के बदले में आपसे कुछ फिरौती मांगता है। रैंसम का हिंदी में मतलब फिरौती ही होता है। तो ये एक तरीके की किडनैपिंग ही हुई कि हमारे डेटा को किसी वायरस ने किडनैप कर लिया, ठीक है, और उसे किडनैप करने के बाद में वो उससे फिरौती मांग रहा है। अब फिरौती भी ऐसी वैसी नहीं होती है, ये फिरौती मांगेगा आपसे बिटकॉइन में। अगर आपका डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उस वायरस को बिटकॉइन दे दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में एक बिट की कॉइन, एक बिटकॉइन की कीमत 23 से 24 लाख रुपए है। अब एक बिटकॉइन तो मांगेगा नहीं, कम से कम 100-200 तो मांग ही सकता है। तो अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंशियल, इतना इंपॉर्टेंट डेटा है तो आपको मजबूरन ये देना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर एक दूसरा और भी वायरस होता है जिसे हम लोग स्पाईवेयर वायरस के नाम से भी जानते हैं। अब ये स्पाईवेयर वायरस क्या होते हैं? स्पाईवेयर वायरस ये कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आपके डेटा को धीरे धीरे किसी दूसरे के सिस्टम में भेजते रहते हैं। अब आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा या सीरीज में देखा होगा, उसमें डेटा को क्या करते हैं कि मान लिया किसी दूसरे के फोन में वो वायरस डाल दिया और उसके, वायरस भाई, वायरस कोई चीज थोड़ी है, ये भी तो सॉफ्टवेयर ही है। वायरस भी एक तरह के सॉफ्टवेयर भी हैं। अब वो सॉफ्टवेयर को दूसरे के डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जाता है और वो इंस्टॉल होकर उस व्यक्ति के डिवाइस का डेटा
जिस व्यक्ति ने उस वायरस को इंस्टॉल करा होता है उसके डिवाइस में भेजते रहते हैं। ठीक है, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। इंफॉर्मेशन का मतलब जैसे मान लिया मेरे सिस्टम में किसी ने स्पाईवेयर वायरस डाल दिया, अब मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे सिस्टम में स्पाईवेयर वायरस पड़ा है, वो दिखता ही नहीं है, वो सारे सिस्टम फाइल्स के साथ में मर्ज हो जाता है और हमारे डेटा को धीरे धीरे भेजता रहेगा। तो इस तरीके के वायरस बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। इन वायरसेस को रोकने के लिए ही हमको एंटीवायरस बनाने पड़ते हैं। ठीक। तो और आजकल के समय में जो सबसे ज़्यादा वायरस चल रहा है वो है ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कह रहा था एंटीवायरस के क्या फायदे होते हैं। तो मैंने आपको वायरस पहले बता दिया क्या होते हैं, कैसे नुकसान करते हैं। अब उन वायरस से बचने के लिए आपको एंटीवायरस डालना पड़ेगा। अब एंटीवायरस जो हैं ये भी कई तरह की कंपनियों के आते हैं। आपने क्विक का नाम सुन रखा होगा, K7 का नाम सुन रखा होगा, या मैकफी का नाम सुन रखा होगा। ये कुछ कंपनियां हैं जो एंटीवायरस बेचती हैं। आप जब भी सिस्टम खरीदने जाएंगे आपको इस कोई खेल K7 या मैकफी का एंटीवायरस अपलोड कराना ही पड़ेगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल कराना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंटीवायरस के क्या फायदे हैं। तो इसमें कह रहा है कि इट इंक्रीज द रैम ऑफ आवर कंप्यूटर। जो एंटीवायरस है ये हमारे कंप्यूटर की रैम को बढ़ा देता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ वायरस से प्रोटेक्शन देता है, रैम को काहे बढ़ा देगा भाई। फिर दूसरा कह रहा है इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। बिल्कुल सही। अब ये सही हो गया तो तीसरा भी देख लेते हैं। कह रहा इट इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एंटीवायरस है जो हमें वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है। चलिए 13 वाला भी देख लेते हैं। 13 वाले में जो है कह रहा है कि द फील्ड वेयर एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज that on a distribution network using virtualization resource known as। कह रहा है वह क्षेत्र जहां वर्चुअलाइजेशन संसाधनों का उपयोग करते हुए वितरण वितरण नेटवर्क का मतलब कि जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर चलने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं के रूप में जाना जाता है। वो क्या है, वो कौन सा है? तो देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग। क्या सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का उदाहरण है? अगर है तो ठीक है, पर नहीं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो इजीली आपके सिस्टम में एक्सेस हो और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को आसानी से भेज सके। नहीं तो ये तो नहीं हो सकता, ये नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। नहीं, कंप्यूटिंग का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है कि कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर से रिलेटेड सभी भी फाइल्स को भेजना। तो ये भी नहीं होगा, हम तो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने की नहीं। हाइब्रिड कंप्यूटिंग। नहीं, हाइब्रिड कंप्यूटिंग भी नहीं होगा। हाइब्रिड कंप्यूटिंग की बात कर दें तो ये एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की कंप्यूटिंग हो जाती है। फिर डी वाला कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जी हाँ, ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है जो आपके नेटवर्क को और बढ़ाता है, नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप मान लीजिए कि जैसे आप अपने सिस्टम से या अपने फोन से अपनी फोटोज को गूगल फोटोज पर अपलोड करते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को ही तो शेयर कर रहे हैं। आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ही तो शेयर कर रहे हैं। इसीलिए तो इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोल देते हैं। तो ये हमारी हो जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं। कह रहा है द वर्क
द वर्क डन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। अब इंटरनेट पर जो भी काम होता है वो क्या कहलाता है? अब इंटरनेट पर भाई जो क्या काम होगा उसे क्या कहलाएंगे? वो भी तो एक काम ही है, तो उसे क्या डिजिटल वर्क बोलेंगे? हाँ, डिजिटल वर्क तो हमारे में ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला तो गैम्बलिंग, कह रहा है कि इंटरनेट पर सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग करी जाती है। गैम्बलिंग जिनको नहीं पता है बता दूं, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना, हिंदी में जुआ खेलना, ठीक है। या नंबर दो मतलब बी ऑप्शन, सर्फिंग। सर्फिंग का होता है मतलब आप किसी सर्च इंजन पे या ब्राउजर पे जाके, किसी सर्च इंजन या ब्राउजर पे जाके आप किसी वेबसाइट को ऑन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या कई सारी वेबसाइट्स को ओपन कर रहे हैं, ठीक। तो इंटरनेट पर क्या सर्फिंग होती है? इंटरनेट के माध्यम से हम वेबसाइट खोलते हैं। तो जी हाँ, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सर्फिंग ही करते हैं। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। और ये तो ए और बी दोनों गलत, और ये सी वाला भी, ये तो गलत है ही है, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से एक सर्च इंजन नहीं है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, ऐसा, अब सर्च इंजन का मतलब जहां पर हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं उसे सर्च इंजन बोलते हैं, ठीक। तो आपको बता दूं, आजकल के लोग याहू के बारे में नहीं जानते होंगे। याहू बहुत ही पुराना सर्च इंजन है, जब गूगल नहीं था। जिन लोगों ने, जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने फोन याहू के या याहू मैसेंजर यूज करा है, वो लोग याहू के सर्च इंजन के बारे में जानते होंगे। उस टाइम पर अगर आपको किसी भी वेबसाइट को सर्च करना है तो आपको याहू याहू का सर्च इंजन यूज करना पड़ता था, तब गूगल नहीं होता था। फिर आ जाता है बिंग। तो देखिए, एक सर्च इंजन, ये याहू तो सर्च इंजन है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आपका आ जाता है बिंग, ठीक है। अब बिंग क्या है? तो आपको बता दूं, ओ लेवल में हर साल, हर, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो नया, मतलब जो न्यूवेस्ट सर्च इंजन है, न्यूवेस्ट ब्राउजर है, वो कौन सा है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। बिंग भी एक सर्च इंजन है जो कि गूगल की तरह ही, गूगल की मतलब क्रोम की तरह ही काम करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी आपका सर्च इंजन में आ जाएगा। फिर आ जाता है आपका सी नंबर, गूगल क्रोम। अब गूगल जो है वो भी एक तरीके का तो सर्च इंजन है, उस पर भी जाकर तो हम लोग वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। भाई गूगल का, जो आपको एक जब भी आप गूगल खोलते हैं तो उस पे देखिए एक बॉक्स बन के आता है जहां पे लिखा होता है टाइप हेयर टू सर्च। अब वहां पे किसी भी प्रकार की वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं ना, तो वो भी एक सर्च इंजन ही हुआ। जहां पर भी जाकर, जहां पर जाकर हम किसी भी वेबसाइट के बारे में सर्च कर सकें, वो सर्च इंजन। तो गूगल भी आपका सर्च इंजन हुआ, ये भी आपका गलत हो गया। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। अब आपका जो ऑप्शन बचा डी, ये सही एकदम आंसर हो जाएगा। जो डी है ये आपका सर्च इंजन नहीं है। अब विंडोज क्या है सभी लोग जानते हैं, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज लैपटॉप में यूज करा जाता है। अब तो विंडोज फोन भी आने लगे, जैसे नोकिया लूमिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की बात बता दूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब विंडोज की बात चली ही है तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है, ठीक है। अब विंडोज की बात आई है तो इसलिए, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज करे जाते हैं। ऑपरेट करने का मतलब, अगर वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में ना पड़े हो तो आपका सिस्टम एकदम डिब्बा के समान। आपके सिस्टम पे जो कुछ भी डिस्प्ले आती है वो सब सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही आती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक
यूज़र के लिए अलग अलग हो सकते हैं, हर एक कंपनी के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल लैपटॉप्स हैं, हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को, पर जो एप्पल कंपनी के डिवाइसेस हैं वो लोग विंडोज़ सॉफ्टवेयर को नहीं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं यूज़ करते हैं, वो लोग मैक ओएस को यूज़ करते हैं। मैक ओएस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसे एप्पल के लैपटॉप में यूज़ करा जाता है। इसीलिए एप्पल के लैपटॉप को एप्पल लैपटॉप ना बोल के मैकबुक बोलते हैं, ये रीज़न होता है। एप्पल के लैपटॉप को मैकबुक क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो उसका बस एक ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें मैक ओएस पड़ा होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा FTP इज बुilt ऑन आर्किटेक्चर। जो FTP है वो किस आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। अब जिनको FTP के बारे में नहीं पता है, वो हम लोग की क्लास में जाके इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। मैंने M2R5.1 की डिटेल क्लास कराई है, जो कि हम आपको हमारे ऐप पे मिलेंगी। हमारा ऐप, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.ccwifistudy.com पे, ठीक है, वहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जिसकी सहायता से आप हमारे ऐप पर जाकर वहाँ की क्लासों को देख सकते हैं। वहाँ पे जो डिटेल्ड क्लासें हुई हैं उनको देख सकते हैं। और अभी हम हमारा एक लेटेस्ट आज ही से एक लेटेस्ट कोर्स आ रहा है ओ लेवल का, जिसमें M2R5.1 डिटेल से बताया जाएगा, उसकी डिटेल्ड क्लास होंगी। अब उन क्लासों में आपको सिर्फ पढ़ाया ही पढ़ाया नहीं जाएगा। अब देखिए, ओ लेवल में अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाए तो आप ओ लेवल पास नहीं कर सकते हैं। ओ लेवल को पास करने के लिए आपको थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ में प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा ना। तो जब आप हम लोगों के ऐप में जाकर हमारी क्लासें देखेंगे, तो वहाँ पे आपको थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा, जिससे कि जब आप ओ लेवल का पेपर देने जाएंगे और उसके साथ में जो प्रैक्टिकल होगा, तो वहाँ पे आपको कोई इश्यू नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और हम लोग खुद प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करते हैं, और पिछले साल आए या अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ वहां तक के आए हुए प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराते हैं। प्लस उसके साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। स्टडी मटेरियल के तौर पे आपको पहले तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है ओ लेवल का सिलेबस, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी जो नाइलेट की तरफ से होगा, और आज से जो सिर्फ आपके काम का होगा, ठीक। उसके साथ में आपको हर एक क्लास की PDF नोट्स भी मिलेंगी। PDF नोट्स के साथ में आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी कराई जाएंगी, ठीक है। वहाँ हम लोग क्लास पे लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस पढ़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो लोग हमारे ऐप पर जाकर हमारी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक। चलिए हम लोग बात कर रहे थे FTP फिलअप संरचना पर बना है। अब किस संरचना पर बना है भाई FTP? FTP क्या है? FTP एक प्रोटोकॉल होता है। जो FTP है ये एक प्रोटोकॉल होता है। कैसा प्रोटोकॉल होता है? तो देखिए, FTP एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो दो डिवाइसों के बीच में दो डिवाइसों के बीच में काम करता है। अब ये दो डिवाइसें क्या हैं? दो डिवाइसों का मतलब, मान लिया आपने अपने लैपटॉप से अपने फोन में कोई भी डेटा भेजा, किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का डेटा भेजना चाहते हैं, तो उस डेटा को भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल का मतलब एक नियम की जरूरत होती है, एक रूल की जरूरत होती है, जिसे हम लोग FTP बोलते हैं। इसीलिए FTP का फुल फॉर्म रखा गया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रखा क्या गया है, होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कि FTP फिलअप संरचना पर बना है कि P2P संरचना पे बना है क्या। अब P2P क्या होता है? P2P होता है पीयर टू पेयर कंप्यूटिंग। पेयर टू पेयर मतलब एक कंप्यूटर से
मल्टीपल कंप्यूटर्स को ऐड करना। अब एक कंप्यूटर से जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को भेजेंगे तो एक लिमिटेड कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स में ही तो भेज पाएंगे। पी टू पी मतलब पीयर टू पीयर, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना या एक कंप्यूटर को बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करना पेयर टू पेयर कहलाता है। अब देखिए एफटीपी प्रोटोकॉल जो है वो सिर्फ अगर कहें सिर्फ और सिर्फ दो या 10 या 50 कंप्यूटर को कनेक्ट होंगे उन्हीं पे वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं है। एफटीपी एक ग्लोबल ग्लोबल टाइप प्रोटोकॉल है जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने का डेटा अपने सिस्टम में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग पेयर टू पेयर कनेक्शन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। कह रहा है आई एम, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा हम लोग ये जो एफटीपी है ये आई एम क्या होता है? एक आई एम ये भी एक तरह का जो है चैट रूम होता है। आईएम एक तरह का चैट रूम होता है। चैट का मतलब चैटिंग, वही जो आप व्हाट्सएप से करते हैं मैसेज सेंड करना, उसे चैटिंग बोलते हैं। आईएम का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। जिन लोगों को आईएम आईआरसी इसके फुल फॉर्म या पी2पी के फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आईएम का प्रोटोकॉल होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, तो नहीं, हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आईएम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट मैसेज को भेजने के लिए काम आता है। अब इस इंस्टेंट मैसेज आप व्हाट्सएप में भेजते हैं, और हो सकता है प्राइवेट जो वो एसएमएस होता है उसके थ्रू भी भेजते हो। ठीक है, फिर थर्ड मतलब सी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कह रहा आईआरसी। आईआरसी क्या होता है? आईआरसी होता है इंटरनेट रिले चैट। ये एक टेक्स्ट बेस्ड चैटिंग सिस्टम है। मतलब कि आईआरसी जो है इंटरनेट रिले चैट, इसका फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चैट होता है। ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जिसका उपयोग चैट करने के लिए करते हैं। तो नहीं, यहाँ पर चैट ही तो कर रहे हैं, फाइल तो नहीं भेज रहे हैं कोई। चैट की बात मतलब एक दूसरे से मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू बात करना, तो इसमें फाइल तो नहीं भेज रहा है। फाइल आपके किसी भी टाइप की हो सकता है वो वीडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक, फिर आता है क्लाइंट सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर क्या है कि जिस सिस्टम पे आप बैठकर यूज कर रहे हैं सिस्टम को, वहां से जो प्रोटोकॉल निकलेगा किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, तो वो क्लाइंट सर्वर, ठीक, तो वो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर हो जाएगा। मतलब जिस पर क्लाइंट यू काम कर रहा है, जिस पर क्लाइंट काम कर रहा है या जिस सिस्टम पर डेटा रखा हुआ है, उस सिस्टम से डेटा भेजना है या उस सिस्टम में लेना है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल काम में आता है जिसका नाम एफटीपी होता है। ठीक, तो ये आंसर आपका डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस फिर आ जाता है ई और एस मीन्स, ई और एस का मतलब क्या होता है? तो जो ई और एस का मतलब हम लोग देख लेते हैं। पहला कह रहा है ईस्ट और साउथ जोन। सीधी सही सी बात है, ईस्ट और साउथ जोन होगा। लेकिन कंप्यूटर में ईस्ट और साउथ जोन का क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरे वाले में कह रहा है इजी एंड स्विफ्ट। हाँ, तो कंप्यूटर इजी एंड स्विफ्ट तो हो सकता है। क्यों? बिल्कुल हो सकता है। नहीं, इजी एंड स्विफ्ट भी नहीं होगा। कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है वो इजी या कंप्यूटर ही एक इजी या स्विफ्ट नहीं है। ठीक, फिर कह रहा आइदर और सर्वाइवर। आइदर और सर्वाइवर। अब ये आइदर और सर्वाइवर क्या होते हैं? आइदर और सर्वाइवर क्या होते हैं? तो देखिए आइदर कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो जिसे काम चल रहा हो, सर्वाइवर जो काम चला रहा हो, उसे हम लोग आइदर बोल देते हैं जिसे थ्रू काम चल रहा हो, और जो काम चला रहा हो उसे सर्वर बोलते हैं। तो जी, आपका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम ना ना भाई का कोई मतलब तो रहा नहीं।
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं। कह रहा है कि द इंटरनेट इज ओन्ड बाय, जो इंटरनेट है वो किसके द्वारा खरीदा गया? यह इंटरनेट का कौन मालिक है? इंटरनेट जो है, पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है इंटरनेट का स्वामित्व होता है, मतलब इंटरनेट पर किसका अधिकार है, इंटरनेट का कौन मालिक है? भाई जो हम तक इंटरनेट पहुंचा रहा है उसका कोई ना कोई मालिक तो होगा ही। तो देखिए, ये क्वेश्चन अगर सब किसी के मन में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत सही आ रहा है। और जिन लोगों के मन में ये आंसर आ रहा है कि इंटरनेट का कोई मालिक होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। इंटरनेट पर किसी का भी बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, ये सभी के लिए फ्री है। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, इंटरनेट सभी के लिए फ्री है। अब मैं आपको बात, अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो इंटरनेट यूज करने के लिए पैसा देते हैं। हाँ, 19 रुपए का 1.5 GB कराते हैं, 15 रुपए का 1 GB कराते हैं, या 250 रुपए का हम हर प्रतिदिन का 1 GB वाला प्लान कराते हैं, 1.5 GB वाला प्लान कराते हैं। हम तो पैसा दे रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो इंटरनेट जिससे खरीद रखा है उसको नहीं दे रहे हैं, वो आपके डिवाइस तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है, इसलिए आप पैसा दे रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं, इंटरनेट का जो मालिक है वो जियो है, तो फिर क्या इंटर एयरटेल का कोई इंटरनेट नहीं होगा क्या? मतलब सबका अपना अपना इंटरनेट है, जियो का अपना है, एयरटेल का अपना है, वोडाफोन का अपना है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सारी कंपनियां हैं इन्हें आईएसपी बोलते हैं। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की सर्विस दे रही हैं, ना कि ये इंटरनेट की मालिक हैं। और हम लोग पैसा सिर्फ इनकी सर्विस का दे रहे हैं, ताकि हमारे फोन तक, हमारे सिस्टम तक इजीली इंटरनेट आता रहे। ठीक, तो आईएबी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आईएबी कुछ होता ही नहीं है। आईईएफटी भी नहीं होगा, आईएफटी भी नहीं होगा। फिर आ जाता है इंटर एनआईसी, इंटर एनआईसी भी नहीं होगा, इंटर एनआईसी भी नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा? नन ऑफ दिस। हाँ, इसमें होगा नन ऑफ दिस। आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब मैंने इतना समझा ही दिया कि इसके बारे में ज्यादा कुछ बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को। फिर आ जाता है एफ टी पी इज यूज टू। एफ टी पी किस चीज का यूज करती है? एफ टी पी का प्रयोग किया जाता है। भाई एफटीपी का प्रयोग किस में किया जाता है? अभी मैंने एफटीपी के बारे में आपको बताया कि एफटीपी का प्रयोग किस लिए करा जाता है। हाँ, तो देखिए, ए वाले में कह रहा है ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ वेब। वेब की, वेब का मतलब वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिट का मतलब लेने और देने के लिए इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। किसका? एफटीपी का। या यहाँ पे कह रहा है सेंड द ईमेल मैसेज बिटवीन द सर्वर्स, कि दो सर्वर के बीच में हम ईमेल भेजें, मतलब दो सर्वर ऐसे समझ लो, दो लोग हैं, एक ईमेल भेज रहा है, एक प्राप्त कर रहा है, तो उन लोगों के बीच में ईमेल को भेजने के लिए एफटीपी का यूज कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए मैंने अभी आपको पहले बताया था, उसके लिए सिंपल मेल टेक्स्ट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है एसएमटीपी। फिर सी वाले में कह रहा है अपलोड और डाउनलोड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट, कि किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करने या अपलोड करने के लिए एफटीपी का यूज करा जाता है। तो देखिए, ठीक, ये जो सी वाला है ये आपका बिल्कुल सही है। सी वाला आपका बिल्कुल सही है, बी गलत है, ए भी गलत है, और डी भी गलत ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज इंडियाज लोकल सर्च इंजन यूज टू गेट डिटेल्स ऑफ शॉप्स। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है?
अब देखिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आ गया। सभी लोग गूगल यूज कर रहे हैं, तो सभी को गूगल के बारे में पता है, या जो लोग कंप्यूटर है जिन लोगों के पास में, को लोग कहेंगे नहीं नहीं सर हम गूगल नहीं यूज करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं। तो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी ठीक है आपका। पर ये सभी इंडियन कंपनीज तो नहीं है भाई। गूगल एक सर्च इंजन है, मैंने बताया था। जहां पे लिखा होता है टाइप हेयर टू सर्च, गूगल भी एक सर्च इंजन है, जहां से हम किसी प्रकार की वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ दुकानों को सर्च करने के लिए इंडिया में कौन सा सर्च इंजन बना? इंडिया में कौन सा सर्च इंजन बना सिर्फ और सिर्फ शॉप्स को सर्च करने के लिए? हाँ, शॉप्स की डिटेल्स को सर्च करने के लिए कौन सा इंजन बना, सर्च इंजन? तो वह उसके गूगल की तरह ही एक अपना इंडियन सर्च इंजन भी है। आपका अपना इंडियन सर्च इंजन भी है। ठीक, तो देख लेते हैं इस उसमें से ये चार ऑप्शन आ जाते हैं। अब चार ऑप्शन में से पूछ रहा है कि क्या अपना जो इंडियन सर्च इंजन है वो मैग्नेटो डॉट कॉम है? नहीं, मैग्नेटो डॉट कॉम अपने इंडिया का नहीं है, ये फॉरेनर है। जोमेटो, अब ये है तो इंडियन, लेकिन क्या ये शॉप्स को सर्च करता है? नहीं, ये तो फूड की डिलीवरी को या फूड को सर्च करता है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है जस्ट डायल या मकान। तो मकान बता दूं, ये भी शॉप्स को सर्च करने के लिए नहीं बनाया गया। जो आपका जस्ट डायल है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी शॉप्स की डिटेल्स को, शॉप्स मतलब दुकानों की डिटेल को सर्च करने के लिए जस्ट डायल सर्च इंजन को डेवलप करा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। कह रहा है विच वन इज नॉट सर्च इंजन। अब देखिए सर्च इंजन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो देख लेते हैं भाई कौन सा सर्च इंजन एक नहीं है। ठीक, या और विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट साइट फॉर इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इसी में कह रहा है इंसाइक्लोपीडिया में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि जो सबसे अच्छा इंसाइक्लोपीडिया है वो किस चीज का है। सबसे अच्छा इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है, या कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जो किसी भी टाइप के इंसाइक्लोमीडिया को सर्च करने के लिए, किसी भी इंसाइक्लोमीडिया, तो जो इंसाइक्लोमीडिया की बात करें तो किसी एक स्पेसिफिक चीज की जानकारी, किसी एक स्पेसिफिक चीज की जानकारी को यूज करने के लिए, को देखने के लिए हम लोग विकिपीडिया को ओपन करते हैं, ना कि याहू को, ना गूगल को, ना माइक्रोसॉफ्ट बिंग को। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ए। किसी भी प्रकार की इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में सर्च करना, किसी भी जानवर, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज के बारे में। तो सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है वो इंसाइक्लोमीडिया पे आता है। ठीक, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी एक सर्च इंजन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है व्हेन यू कॉपी when you copy a web page or a file from a server to your local computer, this process is called। जब आप किसी भी वेब पेज को या फाइल को किसी सर्वर से अपने लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब आप मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी किसी एक सर्वर से एक वेबसाइट को या फाइल को अपने लोकल कंप्यूटर, मतलब आप जो कंप्यूटर पे उस फाइल को या उस वेब पेज को खोल रखे होते हैं, तो वो कहाँ पे कॉपी होती है, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसके ऑप्शन हम लोग नीचे देख लेते हैं। नंबर 1 मतलब ए ऑप्शन कह रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंसिंग। नहीं, कॉन्फ्रेंसिंग का तो मतलब होता है 2 या 4 लोगों के बीच में बातचीत करना। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, इसमें तो डेटा नहीं कॉपी करते हम लोग, इसमें तो सब ऑनलाइन चल रहा होता है अपना। फिर बी है डाउनलोडिंग। तो जी हाँ, किसी भी सर्वर से किसी वेबसाइट को या वहाँ की फाइल को अपने सिस्टम में डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है, सॉरी कॉपी करने का जो प्रोसेस है, उसे हम लोग डाउनलोडिंग बोलते हैं। ठीक, अब कॉपी करने का प्रोसेस जो हुआ वो डाउनलोडिंग में आ जाएगा। पर यहीं पर अगर कहता कि अपने लोकल कंप्यूटर से डेटा को सर्वर पर कॉपी करने के लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं, तो वहां पे अपलोडिंग हो जाता आपका। ठीक, इस वाले ऑप्शन में अपलोडिंग तो गलत है। चलिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है वी प्रेस टू बुकमार्क द करंट पेज इन गूगल क्रोम। कि किसी भी करंट पेज को गूगल क्रोम पर बुकमार्क लगाने के लिए, मान लिया कोई वेबसाइट हमने खोली है, अब उस वेबसाइट का हमें बार बार काम करना पड़ रहा है, तो उस वेबसाइट पर हम बुकमार्क लगा लेते हैं। बुकमार्क क्या करता है, वो सीधे आपको एक वेबसाइट, उस वेबसाइट का आइकन बना के दिखाने लगता है। ठीक है, तो उस बुकमार्क के लिए किस शॉर्ट की को प्रेस करते हैं, उस बुकमार्क के लिए किस शॉर्ट की को प्रेस करते हैं, तो शॉर्ट की में देख लीजिए, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। कंट्रोल बी गलत हो जाएगा, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए होता है। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट बी भी गलत हो जाएगा। चलिए, और कंट्रोल शिफ्ट जे भी गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा ए, कंट्रोल डी। ठीक, फिर यहां पे कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस पोर्टल डिजाइन टू इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज हैज बीन डिजाइंड बाय होम। कि जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विसेज पोर्टल है, वो उस पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो किस कंपनी के द्वारा डिजाइन करी जाती हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि गवर्नमेंट इंडिया के हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जो डिजिटल पोर्टल बना हुआ है उसको किसने बनाया। तो किसने बनाया है, ऑप्शन में देख लेते हैं कि किन कंपनियों ने बनाया है। कि क्या उसे एनआईसी ने बनाया है, क्या उसे एनआईसी ने बनाया है। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल, एनआईसी का फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान से सुन लें, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। फिर दूसरा ऑप्शन है भेल। क्या इसे भेल ने बनाया है। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। जो ये हेल्थ वाला पोर्टल है जिसे गवर्नमेंट इंडिया ने के द्वारा बनाया गया है, उसको किस संस्थान ने डिजाइन करा, एनआईसी ने। एनआईसी का मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, या भेल ने, या थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है हैल। ठीक, हैल ने, हैल होता है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, या नन ऑफ दीज। तो इस वाले ऑप्शन में जो आपका एकदम करेक्ट आंसर है वो है ए, भेल नहीं। ठीक है, भेल आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के लिए यूज करा जाता है। और वहीं जो आपका हैल है ये एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट के पास में आता है। एरोनॉटिक्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, चंद्रयान 2 जैसे बनाया गया है। ठीक है, ये गलत है। तो चंद्रयान 2 बनाने की जिम्मेदारी भी इसी के पास थी। ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एरोनॉटिक्स के बारे में सभी जानकारी रखता है हर चीज की। तो चलिए ठीक है, लास्ट एक और देख लेते हैं हम लोग, 25 नंबर। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज फायर वेब ब्राउजर। सॉरी, फायर यहाँ पे कुछ गलत लिख गया है, यहाँ पे फर्स्ट वेब ब्राउजर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए था।
देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रथम वेब ब्राउजर माना जाता है? अब वेब ब्राउजर क्या होते हैं, तो आपको बता दूं कि आप जिस किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक, या जिस प्लेटफॉर्म पर ओपन करते हैं, उसे हम लोग ब्राउजर बोलते हैं। अब आप लोग वेबसाइट कहाँ पे खोलते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्रोम पे खोलते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी खोल लेते हैं कुछ लोग, ठीक। तो जो ये आपका क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, यही ब्राउजर हुआ। इसी को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में ब्राउजर बोल देते हैं, या वैसे भी उसे ब्राउजर ही बोलते हैं। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो चलो भाई पहला वेब ब्राउजर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। कह रहा है कि जो पहला वेब ब्राउजर है वो क्या नेक्सस है, या नेटस्केप नेविगेटर है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या मोजाइक है? कौन सा है? तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। जी हाँ, जो जो पहला ब्राउजर है वो है नेक्सस। नेटस्केप नेविगेटर ये भी आपका एक ब्राउजर है, पर ये पहला नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक ब्राउजर है, पर ये आपका पहला नहीं है। मोजाइक भी एक ब्राउजर है, पर ये आपका पहला ब्राउजर नहीं है, ठीक है। नीचे देख लेते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों में आता है, ज्यादातर हर बार आता है, कि स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। इंटरनेट की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है? चलिए जिन लोगों को पता है वो पहले ही टिक लगा दें। तो इंटरनेट की जो स्पीड है ना तो वो गीगाहर्ट्ज में, इसे जीएचजेड का मतलब गीगाहर्ट्ज, ना तो वो गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है, ठीक है, ना वो जीबी में नापी जाती है, जीबी का मतलब गीगाबाइट हो गया, ना वो डीपीआई में नापी जाती है। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। ये डॉट पर इंच यूज करते हैं हम लोग पिक्सल्स की क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो होगा जीबीपीएस, ठीक। जीबीपीएस। जीबीपीएस का मतलब है गीगाबाइट पर सेकंड। हालांकि गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड तो हम लोगों के फोन में नहीं आती है। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर लिखा होता है केबीपीएस, एमबीपीएस, ठीक है। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है फिल अप इज अ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से एक सर्च इंजन है, एक सर्च इंजन है कौन सा? अब निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है भाई? तो इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है होम पेज, ए होम पेज, बी सर्च पेज, सी ऑल पेज, या डी नन पेज। तो ये 27 वाले में आपका आंसर हो जाएगा होम पेज। मुझे ये कुछ आंसर गलत लग रहा है। ऐसा करिए आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके ऑप्शंस गलत हो गए हैं, हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप आज की क्लास इतने ही रखते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्लास के लास्ट में, जिस किसी को भी डिटेल्ड कोर्स करना हो M2R5.1 का या M1R5.1 का, वो लोग हमारे एप्लीकेशन पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक। या हमारी वेबसाइट पर जाकर, या हमारी वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक। हमारी वेबसाइट जो है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, कि जो हमारी वेबसाइट है वो कौन सी है, क्या कर कैसे है वेबसाइट। या मैं आपको ऐसा करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके की और जानकारी को लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।